बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। टीएसएस से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिज़ा चीमा। जैसा कि बेटा आप जानते हैं, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 का आज लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं ये दो तरह के हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और दूसरा ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और लैब में प्रिपेयर किए जाते भी हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको लैब में तैयार किया जाए वो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बेसिकली बेटा आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरली किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। हम कोल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं, नेचुरल गैस से भी कर सकते हैं और पेट्रोलियम से भी हासिल कर सकते हैं। बेटा जहन में रखिएगा कि कोल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेचुरल गैस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे वो गैस फॉर्म में होंगे। पेट्रोलियम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे बेटा वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। बेटे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों सोर्सेज जो हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक सॉलिड फॉर्म में है, एक गैस फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में। और बेटा इन तीनों सोर्सेज को कलेक्टिवली हम फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बेटा इन तीनों को कलेक्टिवली हम फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं। व्हाट इज कोल? बेटे कोल बेसिकली ये या तो ब्लैक कलर का होता है या ब्राउनिश ब्लैक कलर में होगा, और ये होता भी सख्त है, और इसे हम सॉलिड फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं जो जलाने के काम आता है। बेटे याद रखिएगा कि जो कोल है ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर की भी हो सकती है। ये सख्त होती है, हार्ड रॉक। तो जो कोल है ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल में आती है और इसे बर्न किया जा सकता है, विच कैन बी बर्न। बेटे फॉर्मेशन ऑफ कोल, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या यूं कह लें कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड इन नेचर। तो ये ज़रा सीखना है आपने कि नेचर में कोल किस तरह से बन सकती है। बेटे वुड बेसिकली ये डेड प्लांट भी हो सकता है और डेड ट्री भी हो सकता है। इनमें कार्बन जो है वो बहुत कम होती है, लिहाजा मैं लिख सकती हूँ लेस कार्बन।
Coal in nature is formed inside earth crust by the decay of plants and animals. तो बेटे हम कह सकते हैं कि वुड हमने ली, ये जो डेड प्लांट्स, डेड ट्रीज हैं, उसमें लेस कार्बन होती है। जब उस पे बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन होता है तो बेटा वुड जो है वो पीट में कन्वर्ट हो जाती है। और बेटा अगर हम पीट की बात करते हैं तो इसमें कार्बन 50 to 55% मौजूद होती है। और पीट जो है ये होती भी सॉफ्ट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीट पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस भी लगते हैं जिसकी वजह से पीट जो है वो कन्वर्ट होगी लिग्नाइट में। तो बेटे लिग्नाइट में कार्बन की क्वांटिटी पीट की निस्बत ज़्यादा होती है। लिग्नाइट में कार्बन की क्वांटिटी हो सकती है 65 to 70%। बेटे जो लिग्नाइट है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये भी सॉफ्ट कोल है और इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होगा। लाइट ब्राउन इसका कलर है। और दूसरी बात जो आपने लिग्नाइट के बारे में याद रखनी है, सॉफ्ट कोल है। बेटे टाइम गुजरता जा रहा है, लिग्नाइट पे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब प्रेशर हाई है, डेफिनेटली टेम्परेचर भी हाई होगा, तो फिर लिग्नाइट बिटोमिनस कोल में कन्वर्ट होता है। तो बेटे जो बिटोमिनस कोल है इसमें कार्बन की क्वांटिटी 80 to 85 हो सकती है। इधर भी मैं कार्बन लिख दूं ताकि आपको भूले ना। चूंकि कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है तो याद रखिएगा इसका कलर भी अब डार्क होता जाएगा। लिग्नाइट जो है वो लाइट ब्राउन थी और अब अगर इसकी बात करें बिटोमिनस कोल की तो बेटा ये डार्क ब्राउन कलर में होगा। बेटे बिटोमिनस कोल लिग्नाइट की निस्बत हार्ड होती है। बिटोमिनस कोल पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बिटोमिनस कोल है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा एंथ्रासाइट में कार्बन की क्वांटिटी हाई होती है। आप कह सकते हैं कि 92 से 96% इसमें कार्बन मौजूद हो सकती है। बेटे एंथ्रासाइट का कलर बिटोमिनस कोल से डार्क होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि इसका कलर जेट ब्लैक है। और ये जो कोल है ये शाइन करता है, शाइन कोल या शाइनी कोल भी आप कह सकते हैं। बिटोमिनस कोल जब एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हुआ था तो सेडिमेंटल प्रेशर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। अब एंथ्रासाइट पे और ज़्यादा सेडिमेंटल प्रेशर होगा। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बिटोमिनस कोल जो है ये हार्ड होती है, तो याद रखिएगा इससे जो अगली फॉर्म बनती है जो कि एंथ्रासाइट है वो बिटोमिनस कोल से भी ज़्यादा हार्ड होगी। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ मोर हार्ड। बेटे एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये एंथ्रासाइट बेसिकली कोल ही है। बेटे वुड से कोल बनने के प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन का दूसरा नाम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। अब हम कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोई भी नाम ले लें दोनों में से, इसको डिस्कस करने लगे हैं। कोल को इन दी एब्सेंस ऑफ एयर जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो कोल जो है वो ब्रेक डाउन होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोक में, कोल तार में, कोल गैस में। When coal is heated in the absence of air at a high temperature of 500 to 1000 degrees Celsius, it is converted into coke, coal gas and coal tar. This process is called carbonization of coal, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बेटे कोल को अगर हवा की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर दिया जाए तो कोल जो है वो कोक, कोल गैस और कोल तार में कन्वर्ट हो जाती है। कोक बेसिकली गुड रिड्यूसिंग एजेंट है।
कोल तार में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बेटे कोल तार में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं जो है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस बेसिकली मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है? मीथेन गैस का मिक्सचर है। इसमें हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी हो सकती है। बेटे आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स भी आ सकते हैं। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोल के रिसोर्सेज और जो कोल के यूजेस हैं अब हम वो डिस्कस करने लगे हैं। बेटे पाकिस्तान में टोटल कोल रिसोर्सेज जो हैं वो 184 बिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस करते हैं और इसमें से 80% कोल जो है वो ईंटें पकाने में इस्तेमाल हो जाती है और थोड़ी सी क्वांटिटी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है एंड सम क्वांटिटी इज आल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। बेटा अब हम सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने लगे हैं, वो है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलेंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे। मैं लिख सकती हूँ इधर गैस फॉर्म। बेटे नेचुरल गैस को आप मीथेन गैस भी कह सकते हैं और आप सुई गैस भी कह सकते हैं। या फिर आप इसे सुई गैस कह लें। सुई गैस है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही गैस है जो हम अपने घरों में कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि हम सुई गैस को, मीथेन गैस को, नेचुरल गैस को अपने किचन में कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटे इसके अलावा हम लोग जनरेटर्स चलाने के लिए भी सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ ये दो यूजेस हैं, इसके अलावा और भी बेशुमार यूजेस हैं नेचुरल गैस के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नेचुरल गैस एक्चुअल में होता क्या है। नेचुरल गैस बेसिकली मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। अब यहाँ पे आपको मसला होगा लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स किस बला का नाम है। तो सबसे पहले आप समझिए हाइड्रोकार्बन्स को। बेटे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। लो बॉइलिंग, अब हाइड्रोकार्बन के साथ एक टर्म यूज हुई है लो बॉइलिंग। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हों, उन्हें कहेंगे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जब बेटे हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बॉयल करना आसान होता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बेटे लो बॉइलिंग को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हों तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मीथेन की, CH4। CH4 एक कार्बन है और ये है भी हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बेटे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो नेचुरल गैस बेसिकली इसी तरह के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है और इस मिक्सचर में जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ पाई जाती है वो मीथेन गैस है और मीथेन गैस का फार्मूला यही है CH4। अब हम इसकी कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। बेटी मैं थोड़ा सा रेज कर दूं ताकि आपको ये लाइन अच्छे तरीके से नजर आए। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेचुरल गैस की कंपोजिशन डिस्कस करने लगे हैं। बेटे नेचुरल गैस में जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन का होता है और मीथेन कितने % हो सकती है नेचुरल गैस में? 80 to 85%। मीथेन के अलावा इसमें इथेन भी होता है। इथेन गैस जो है वो 8 to 10% होगी। प्रोपेन ये भी थोड़ी सी क्वांटिटी में होगी, ब्यूटेन भी। और बेटे याद रखिएगा इन गैसेस के अलावा इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फर H2S गैस हो सकती है, HE यानी हीलियम गैस भी हो सकती है। बेटे कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस में हमने ये देखा
कि इसमें मीथेन गैस जो है वो 80 to 85% है, इथेन गैस 8 to 10% है, प्रोपेन गैस इससे भी थोड़ी क्वांटिटी में होगी, और बेटे प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये दोनों इथेन और मीथेन की निस्बत बहुत कम होंगी। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो सकती है नेचुरल गैस के मिक्सचर में। नाइट्रोजन गैस यानी N2, H2S गैस भी हो सकती है, He यानी हीलियम गैस भी मौजूद हो सकती है। बेटे नेचुरल गैस की फॉर्मेशन की अगर बात करें, बेटे बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो है वो टूटती है, डिकम्पोज होती है अंडर द अर्थ क्रस्ट। बेटे अर्थ क्रस्ट के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली अर्थ क्रस्ट के नीचे डिकम्पोज होती है, जिससे नेचुरल गैस बनती है। इसके कुछ यूजेस हैं, यूजेस कह लें, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस कह लें, बात एक ही है। बेटे नेचुरल गैस के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये पाकिस्तान में सस्ती भी होती है, ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एज ए फ्यूल भी ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकती हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं। बेटे अब हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। बेटे पेट्रोलियम भी बेसिकली एक नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बेटे जो पेट्रोलियम है ये मिनरल ऑयल ही होता है, लेकिन रिफाइंड फॉर्म में, साफ फॉर्म में। बेटे यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो मिनरल ऑयल है, बेटे मिनरल ऑयल को जब जमीन में से निकाला जाता है तो ये ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, और इस ब्लैकिश कलर के लिक्विड को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, और फिर डिफरेंट फ्रैक्शंस निकलती हैं, डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आएंगी हमारे सामने। क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ये चीज समझिएगा। ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। बेटे ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, और ये अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं। कई साल गुजरने के बाद बेटे यहाँ पे केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बेसिकली डेड कंडीशन में होते हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर इन रॉक्स में से ब्लैकिश कलर का ऑयल निकलता है, और इस ऑयल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बेटा फिर यहाँ से ब्लैकिश ऑयल निकलता है, एक ब्लैकिश लिक्विड निकलता है। वो ब्लैकिश लिक्विड बेसिकली क्रूड ऑयल कहलाता है। फिर क्या किया जाता है कि इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने से पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस हमारे पास आती हैं। द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड by fractional distillation into number of fractions like natural gas, petroleum ether, लिग्राइन को आप नेफ्था भी कह सकते हैं, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, पैराफिन, इसके अलावा पेट्रोलियम कोक वगैरह। इस तरह के डिफरेंट फ्रैक्शन जो हैं वो हमें हासिल होती हैं। ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। बेटे पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक है अटक ऑयल रिफाइनरी जो रावलपिंडी के करीब है, दूसरी है नेशनल रिफाइनरी जो कि कराची में मौजूद है, तीसरी है पाकिस्तान रिफाइनरी, ये भी कराची में मौजूद है, चौथी है पाक रिफाइनरी, ये बेटे मुल्तान के करीब मौजूद है। अटक ऑयल रिफाइनरी की ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी कितनी है ये हम देखते हैं। बेटे अटक ऑयल रिफाइनरी जो है ये तकरीबन 1.25 मिलियन टन्स ऑयल को रिफाइन कर सकती है और करती भी है। 1.25 मिलियन टन्स। और अगर हम ये कराची की दोनों रिफाइनरीज की बात करें तो बेटा ये दोनों मिल के 2.3 मिलियन टन्स ऑयल को रिफाइन करती हैं। 2.3 मिलियन टन्स ऑयल को रिफाइन करती हैं। बेटे पाक रिफाइनरी जो मुल्तान के करीब मौजूद है ये भी ऑयल को रिफाइन करती है,
बेटे हमारी सेकेंड ईयर की बुक में नहीं बताया गया कि ये कितने ऑयल को रिफाइन करती है, पाक अरब रिफाइनरी। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी असाइनमेंट है आपकी चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारे का सारा आज का लेक्चर इसका आंसर है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटे इसमें बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्रूड ऑयल मैंने आपको एक टर्म बताई, ठीक है, पेट्रोलियम की डेफिनेशन आ सकती है, नेचुरल गैस की डेफिनेशन आ सकती है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस के नाम पूछे जा सकते हैं, कराची में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है ये पूछा जा सकता है, पाकिस्तान में कितनी और कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेटा और भी बेशुमार क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स आर सोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल। पहली ऑप्शन है कोल, दूसरी ऑप्शन है नेचुरल गैस, तीसरी ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथी ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल। तो बेटे ज़रा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फॉसिल फ्यूल ही है। फॉसिल फ्यूल किस तरह से है कि बेटे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन तीनों से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। बेटे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर में जितने भी अहम पॉइंट्स होते हैं उन्हें नोट किया करें ताकि लेक्चर बाद में आपको याद करने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।